हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक का जो वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता पर था, जो पूरी तरह से अच्छी तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया। और उसके आगे आज का वीडियो होगा वैदिक सभ्यता पर आधारित। सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसे कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वाइट बोर्ड पे हमने एक संक्षिप्त नोट बनाया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद एक एक चीज़ों को विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी भारत की, जो कि हम लोग जब तक वैदिक सभ्यता की जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं थी, तो वैदिक सभ्यता को ही भारत का प्राचीन सभ्यता माना जाता था। तो इससे पहले की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके विनाश के बाद भारतीय इतिहास में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसके जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो वेद हैं। वेदों से ही इस काल की सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी आधार पे इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया। और फिर वैदिक सभ्यता को भी समय के हिसाब से दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। दोनों के काल में भी डिफरेंस है। जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी 1500 ईसा पूर्व, बीसी से तात्पर्य होता है ईसा पूर्व से। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक सभ्यता थी, दो भागों में। फिर बात आती है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, आर्य कहा गया। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे उन्हें आर्य कहा गया। आर्य का अर्थ निकलता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। फिर बात आती है ये जो आर्य थे उनका मूल निवास कहाँ था, ये भारत में ही रहते थे या भारत से बाहर से आए थे। तो उस पे भी विभिन्न विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के मूल निवास को तिब्बत बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया। इनकी भी एक पुस्तक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्यंस। इसमें इन्होंने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन ये ज्यादा तर्क संगत नहीं प्रतीत होता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से, इतनी ठंडी जगह से आर्य आके इतने गर्म वातावरण में रहेंगे, ये उचित नहीं लगता। और फिर एक इतिहासकार पंडित गंगानाथ झा, उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि देश से आर्यों का निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मर्षि देश जो गंगा यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही ब्रह्मर्षि देश कहा गया। तो यहाँ लिख देते हैं, गंगा यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि देश। फिर डॉक्टर अविनाश चंद और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि
आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए। सप्त सैंधव प्रदेश, ये इसी पे सर्वसम्मति ज्यादातर विद्वानों में बनती है और माना भी गया है यही। फिर एक जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर। इनका कहना था मध्य एशिया से आर्य आए थे। जो एशिया का मध्य का भाग था उसमें भी मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए थे। तो ये रहा अनेक विद्वानों का अनेक मत जो उन्होंने बताया अलग अलग। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ज्यादातर बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर और डॉक्टर अविनाश चंद का और दयानंद सरस्वती, इन लोगों का काफी इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों का क्या मत था कि आर्य कहाँ से आए थे, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब फिर बात करेंगे वैदिक काल का, जो दो भागों में बांटा गया है उसमें जो पहला है ऋग्वैदिक काल, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी पहले मैंने बताया ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल था। इसके काल निर्धारण में भी अनेक विद्वानों में अनेक मत है, लेकिन सर्वसम्मति इसी पे बनती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब बात होगी कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत का क्या था। तो जैसे कि इसके नाम से ही मालूम होता है ऋग्वैदिक काल, तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत ही जो हमारे वेद हैं, सारे वैदिक काल जो हैं पूरे दोनों ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इन सब की जानकारी का मुख्य स्रोत ही हमारे वेद हैं, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें से भी जो ऋग्वैदिक काल है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत हमारा ऋग्वैदिक वेद है, जो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। तो इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इस काल की जानकारी का कुछ स्रोत बनते हैं। जैसे एक भूगज कोई अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें राजा मितियम्मा के बीच कुछ संधि का वर्णन है। उसमें ही उसी अभिलेख में इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं का उल्लेख है। तो उससे भी ये जो पुरातात्विक साक्ष्य से भी मालूम पड़ता है यहाँ की जानकारी। फिर एक कस्य अभिलेख है, और फिर जो मृदभांड हुआ करते थे, चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि भारत के कई राज्यों से, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों से प्राप्त होते हैं यहाँ मृदभांड। उसे भी पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत के लिए। अब बात आती है कि आर्यों का निवास स्थान क्या था। जैसा कि यहाँ अविनाश चंद्र ने बताया था कि आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश से मतलब ये सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है, जिसमें से सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। इससे भी जाहिर होता है कि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, तो इससे भी ये जाहिर होता है कि आर्य सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही उनका मूल निवास था। और फिर बात आती है सिंधु नदी के बाद यमुना का 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख है। तो इससे भी जाहिर होता है कि लगता है आर्य जो थे गंगा घाटी में अभी प्रवेश नहीं कर पाए थे,
गंगा घाटी के इधर ही इनका विस्तार क्षेत्र था। तो फिर जो ये सप्त संधव प्रदेश है, जो आर्यों का निवास स्थान, वहाँ की 7 नदियों के बारे में भी बात लिखी गई है। तो वहाँ की जो 7 नदियाँ थी वो थी वितत्सा, अस्किनी, पौरुषणी, विपाशा, शत्रुधि और सरस्वती। इसी नाम से ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। वितत्सा को आज जो झेलम नदी है जम्मू में, उसे कहा गया। अस्किनी चेनाब नदी, वो भी जम्मू कश्मीर में, अस्किनी को चेनाब को अस्किनी बोला गया। रावी नदी जो हड़प्पा जिस नदी के तट पर है वही रावी, उसे पौरुषणी बोला गया। ब्यास नदी उसे विपाशा बोला गया। सतलज नदी को शत्रुधि और एक नदी सरस्वती। इसके अलावा ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ 4 नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। चार नदी, एक कुरमू, कुमा, गोमल और सुवास्तु। इन अफगानिस्तान की 4 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख है। कुरमू को कुर्रम नदी कहा गया। कुर्रम नदी को कुरमू कहा गया ऋग्वेद में। कुमा जो कि काबुल नदी है अफगानिस्तान में, उसे कुमा कहा गया ऋग्वेद में। गोमती नदी को गोमल कहा गया। और स्वास्तु स्वात नदी, जो स्वात नदी थी उसे ऋग्वेद में सुवास्तु का नाम दिया गया। और इसके अलावा एक कश्मीर की एक नदी, कश्मीर की जो नदी मरुवृद्धा थी, उसके अलावा एक हिमालय के वृक्ष मूजवंत, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका उपयोग आर्य या सोम रस बनाने में किया करते थे। सोम रस मतलब मदिरा, शराब, उसे बनाने में प्रयोग किया करते थे। इन सब को देखते हुए अभी जो इसके पहले मैंने बात किया कि आर्य का विस्तार क्षेत्र इस मोटी मोटा में कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान से लेके गंगा नदी के पश्चिमी तट तक आर्यों का विस्तार क्षेत्र था। पश्चिमी तट तक। फिर बात करते हैं जो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार उल्लेख है जिस नदी का, सिंधु नदी, वो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को लोग मानते थे। सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानी गई। तो ये हो गया किस किस चीज का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में है। और अब बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के भौतिक जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल में, उसके बारे में अब बात करते हैं। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता में उसके भौतिक जीवन के बारे में। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भौतिक जीवन जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के भौतिक जीवन से काफ़ी भिन्न था। देखिए, आप लोग किसी भी टॉपिक को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी
कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कैसा था और वैदिक सभ्यता में क्या था। तो अगर रिलेट करके और कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है और ये सुविधा अनुसार सही रहता है। तो फिर बात करते हैं इसके भौतिक जीवन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वहाँ उन लोगों का जो जीवन था उसमें पशुपालन का बहुत महत्व था। कृषि का जो महत्व इतना नहीं था लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी जितनी पशुपालन की थी। और पशुपालन का महत्व काफ़ी अधिक था आर्यों के लिए। और वो लोग मतलब पशुओं को चराना, पशुओं को लेके ही उन लोगों के बीच युद्ध भी होता था। तो पशुचारण और युद्धशील थे आर्य। पशुपालन का काफ़ी महत्व था और पशुओं में भी उनकी जो महत्वपूर्ण पशु थी गाय, जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख है। एक महत्वपूर्ण पशु गाय थी आर्यों के लिए। तो इसके लिए शब्द भी यूज हुआ ऋग्वेद में, गविष्टि और अघन्या। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अघन्या शब्द किसके लिए यूज हुआ है ऋग्वेद में, तो आप याद रखेंगे कि गाय के लिए शब्द यूज हुआ है। और आर्यों के लिए ये युद्ध का कारण भी गाय बनती थी, क्योंकि पशुपालन ही करते थे, पशुपालन का ही महत्व था, उससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी हर चीज। तो वो युद्ध का कारण भी था उसी के लिए। और संपत्ति की इकाई भी गाय ही मानी जाती थी, संपत्ति की इकाई पशु माने जाते थे। उसके बाद घोड़ा आता है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा होता है। क्योंकि पिछले आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए कि घोड़े से इतने ज्यादा परिचित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे, जबकि आर्य घोड़े से काफी परिचित थे और उनका दूसरा महत्वपूर्ण पशु भी था। और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाघ और हाथी से परिचित थे, लेकिन आर्य नहीं परिचित थे, क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं दिखता है, बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं। फिर मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी वहां से। और अभी करारोपण प्रणाली भी नहीं आती है ऋग्वेदिक काल में, कर भी अभी नहीं लिया जाता है। कर आता है, बलि नाम दिया गया, बलि, जो लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे, ये एक कर था जो अपने मन से राजा को दिया जाने वाला कर था, उसे बलि कहा गया। अब यही बलि जो थी, जो कर था, वही उत्तर वैदिक काल में जो अनिवार्य कर दिया जाएगा कर। तो लेकिन ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली नहीं थी। और स्वेच्छा से कर दिया जाता था, उसे बलि कहा गया। गविष्टि शब्द जो गाय के लिए यूज होता है, तो गायों को लेके जो युद्ध का कारण बनती गाय ही थे, तो उसी के लिए शब्द यूज हुआ गविष्टि। गाय की खोज, अन्वेषण भी कह सकते हैं, तो उसके लिए ये शब्द यूज हुआ। अब बात करते हैं यहाँ के ऋग्वैदिक काल के उद्योग धंधे के बारे में। तो यहाँ देखेंगे उद्योग धंधों में जो था, कृषि का जो धंधा था वो गौण था, क्योंकि पशुपालन का महत्व काफी था। कृषि गौण था, सेकेंडरी जिसे कह सकते हैं, कि इसे प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, इसके मतलब पशुपालन के को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। कृषि का धंधा गौण था। और कृषि से रिलेटेड कुछ शब्द का उपयोग ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में हुआ है, जैसे कि उर्वरा शब्द का उल्लेख हुआ है, उर्वरा शब्द का उपयोग हुआ है। लांगल शब्द का उपयोग ऋग्वेद में हुआ है। रिवल्य,
खरीस उर्वर शब्द उपजाऊ भूमि के लिए उपयोग हुआ है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला गया ऋग्वेद में। लांगल हल को बोला गया हल। रिवल्य जो ऊसर जमीन होती थी, ऊसर जमीन, उसको ऋग्वेद में रिवल्य बोला गया, ऊसर भूमि। खरीस एक प्रकार की खाद हुआ करती थी। तो कृषि से संबंधित कुछ शब्द थे जो ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। तो ये हो गया कृषि से रिलेटेड चीज। और ये इनका कुछ जो पशुपालन और इनके जो महत्वपूर्ण पशुएं थे उनके बारे में बात किया मैंने। और इसके अलावा सकम शब्द का भी उपयोग है। सकम ये भी एक प्रकार की खाद है। करीस, सॉरी ये खरीस नहीं करीस है। और एक उर्दर शब्द का उपयोग है। उर्दर एक अनाज का बर्तन के रूप में, अनाज का बर्तन, पात्र बोलेंगे। ब्रिक शब्द का उल्लेख है। ब्रिक, ब्रिक मतलब बैल। इस शब्द का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। तो कृषि से संबंधित इतने चीजों का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब बात करेंगे कि उद्योग धंधे ज्यादा विकसित नहीं थे ऋग्वेदिक काल में। कुछ ही शब्द हैं जो ऋग्वेद में दिखते हैं, जैसे कि तक्षण शब्द आता है। तक्षण जिसे बढ़ई कहा गया, बढ़ई। करमार शब्द, करमार से लुहार कहा गया, लुहार से कुछ शब्द आते हैं। और हिरण्य शब्द का उपयोग, हिरण्य सोने के लिए, सोना जो धातु है, सोना धातु के लिए उपयोग है। और इसे हिरण्य ही बोला गया सिंधु नदी को, कि सिंधु नदी से सोना मिलता है, उसका नाम एक तरह से दिया गया है हिरण्य ही। सिंधु नदी को बोला गया है, सिंधु नदी को। तो ये हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे भी इतने विकसित नहीं थे। कुछ शब्द ही उससे संबंधित मिलते हैं और ये कृषि से संबंधित कुछ शब्द हैं। तो फिर व्यापार विनिमय की बात करेंगे। व्यापार क्या था? व्यापार जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा व्यवस्था थी नहीं, तो व्यापार वस्तु विनिमय के पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर। ऐसा लगता है जो इनकी संपत्ति की इकाई थी गाय, वही इनके लेन देन का एक इकाई बनती होगी व्यापार में। तो उसे भी आप देखिएगा। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल का भौतिक जीवन, जो हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा और समझा। इसे आप नोट डाउन भी करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है हर एक लाइन, क्योंकि हर लाइन से, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसे आप देखिए। अब इसके आगे हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि एक ही
टाइम पे इतनी सारी चीज़ों को पढ़ाना मुश्किल है और व्हाइट बोर्ड पे सब एक साथ नहीं आ सकता। तो फिर अब मिलते हैं हम कल। नमस्कार।